Hello everyone, myself is Sunil Kumar, lecturer in psychology, diet Hamirpur. वेलकम इन दिस ऑनलाइन सेशन डियर ट्रेनीज। जैसे आप जानते हैं कि हम आजकल चर्चा कर रहे हैं सीखने के विभिन्न सिद्धांतों की। तो इससे पहले हमने अनुबंधन के सिद्धांतों को लिया, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर चर्चा करी। तो आइए आज इस कड़ी में अगर हम आगे बढ़ें और बात करते हैं इंसाइट लर्निंग की अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के बारे में। डियर ट्रेनिंग, आप जानते हैं कि जो इंसाइट लर्निंग थ्योरी है ये जर्मनी में 1912 में जो साथ साथ अनुसंधान करने वाले या समान विचारधारा के 3 मनोवैज्ञानिकों ने गेस्टाल्ट स्कूल की एक स्थापना करी। उसमें हमारे बर्दाइमर थे, मैक्स बर्दाइमर, कोफका और कोहलर। तो इन को इसका संस्थापक कहा जा सकता है। इन्होंने गेस्टाल्ट थ्योरी को जन्म दिया, यानी कि पूर्णांश का सिद्धांत इसको भी हम कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि इस गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है। गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द होता है और इसका तात्पर्य है हमारा पैटर्न और शेप, आकार व आकृति तथा उसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आकार, आकृति और ढांचा, जब हम इन तीनों चीज़ों को एक साथ देखें, अर्थात सरल भाषा में हम कहें कि एक आकृति की पूर्णता और समग्रता के रूप में जब हम किसी चीज़ को देखें तो उसको हम गेस्टाल्ट का नाम देते हैं। तो संपूर्ण अपने सभी हिस्सों को एक साथ देखना ही हमारा जो एक एज ए होल हम कह सकते हैं, समग्रता का सिद्धांत हम इसको कह सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि प्राणी किसी वस्तु का पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण करता है, ना कि भागों में। उसको जैसे एक व्यक्ति को देखता है तो ऐसा नहीं कि उसके सिर को, धड़ को, टांगों को वो अलग अलग उसका निरीक्षण करता है, बल्कि जब किसी व्यक्ति की तरफ वो देखता है, उसको पहचानता है, तो उसके बारे में वो एक संपूर्णता होती है, एज ए होल उस पूरे रूप को वो दिखता है। तो किसी वस्तु को आंशिक रूप से नहीं सीखता, अपितु जब वो सीखता है तो वो पूर्ण रूप से सीखते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम गेस्टाल्टवाद का नाम दिया है। द होल इज ग्रेटर देन पार्ट्स एंड परसीव्स द टोटल सिचुएशंस। तो इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति समस्या की परिस्थिति के विभिन्न अंगों को समझता है एवं पूरी समस्या की संपूर्ण आकृति को देखकर उसके आधार या उसके ढांचे को देखकर उसके अधिगम का कार्य करता है। तो आइए जानते हैं कि इस सिद्धांत के बारे में इन हमारे गेस्टाल्टवादियों का क्या कहना है। तो इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति समस्या की परिस्थिति के विभिन्न अंगों को समझता है, जैसे कहा, और ये पूरी समस्या को संपूर्ण आकृति को देखकर उसके आधार पर अधिगम कार्य करता है। एक प्रयोग इन्होंने किए हमारे कोहलर ने। कोहलर के एक्सपेरिमेंट्स अलग अलग रहे। उन्होंने कुत्ते के ऊपर, मुर्गियों के ऊपर, बंदरों के ऊपर और उनके चिंपांजीज के ऊपर जो प्रयोग हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। तो एक कोहलर ने अपने एक पहले प्रयोग में भूखे चिंपांजी को, उसका नाम एक सुल्तान रखा गया था, एक पिंजरे में बंद किया और वह अपने पिंजरे में थोड़ा बहुत घूम फिर सकता था, और पिंजरे से बाहर थोड़ी दूरी पर कुछ केले रख दिए जो पिंजरे से सुल्तान को साफ दिखाई देते थे। तो पिंजरे में एक छड़ी भी रख दी जिसमें से कि वो केले को खींच सकता था। तो सुल्तान पिंजरे के बाहर रखे केलों को हाथ से प्राप्त नहीं कर सकता था। इतना डिस्टेंस रखा गया कि वो हाथ से उन केलों को ना पहुंच पाए, लेकिन छड़ी की सहायता से पहुंच सके। तो कुछ देर बाद हाथ से केले प्राप्त करने का वो प्रयास करता रहा, लेकिन वो केलों को हाथ से प्राप्त नहीं कर पाया, और क्योंकि केले उसके काफ़ी दूर थे, वो थक हार कर बैठ गया। उसकी नज़र अचानक छड़ी पर पड़ती है और उस समय अचानक एक सूझबूझ उत्पन्न होती है, अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है कि उसने केलों को छड़ी की सहायता से अंदर खींचकर खा लिया और उस अपनी भूख को शांत कर लिया।
तो एक पहली सिचुएशन में ऐसा किया, इसके अलावा भी और 2-4 और भी प्रयोग उनके रहे हैं। तो दूसरी परिस्थिति में उन्होंने उसी प्रयोग में केलों को इतनी दूर रखा कि सुल्तान उसे एक छड़ी की सहायता से ना खींच सके, और अब पिंजरे में एक की बजाय 2 छड़ियाँ थी जो एक दूसरे दोनों में फिट हो जाती थी। तो शेष परिस्थितियाँ वैसे ही रख दी और वो वैसे ही प्रयास करता रहा, और खेल खेल में वो छड़ियाँ जब वो हिलाता, इधर उधर उछलता कूदता, तो वो आपस में जुड़ जाती हैं। तो सुल्तान ने उस जुड़ी हुई लंबी छड़ी की सहायता से फिर एक समय ऐसा है कि केलों को पिंजरों के अंदर खींच लिया और अपनी भूख को शांत कर लिया। तो अब वो एक अंतर्दृष्टि पैदा हो गई, उनको खेलते खेलते उनको वो जुड़ गया और उसको लगा कि अब ये छड़ी लंबी होगी, तो उसने केलों को बाहर से फिर खींच लिया। इसी तरीके से तीसरी प्रयोग में उसने और परिस्थितियों में थोड़ा सा परिवर्तन किया। अब केलों को छत के ऊपर लटका दिया, तो अब छड़ियों के स्थान पर बक्सों का प्रयोग किया। अब भूखे सुल्तान को जब वो पिंजरे में बंद कर दिया था, तो वो केलों को देखकर सुल्तान उसको प्राप्त करने की इच्छा उसमें प्राप्त हुई, किंतु जो सुल्तान को सफलता नहीं मिली और प्रयास करता रहा, निराश होकर बैठ गया। लेकिन जो पिंजरे के एक कोने में जो लकड़ी का बक्सा रखा था, अचानक उसके ऊपर उसकी नज़र पड़ती है और उसके एक युक्ति सूझती है। वो उसके बक्से के ऊपर चढ़ता है खड़ा होकर और अपने केलों को प्राप्त कर लेता है और अपनी भूख को शांत कर लेता है। अब जो अगले प्रयोग में और परिस्थिति, चौथे प्रयोग में उसने अपनी बदली, तो कोहलर ने उन थोड़ी सी परिस्थितियों में और परिवर्तन किया। केलों को वैसे ही छत पर लटकाया, मगर केलों की ऊंचाई बढ़ा दी। अब जब उस बक्से के स्थान पर पिंजरों में जो एक के स्थान पर 2 बॉक्स रख दिए, अब भूखा सुल्तान वैसे ही प्रतिक्रिया करने लगा और केलों को वो अब प्राप्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसने बक्से को नीचे रखा और उस पर खड़े होकर केले प्राप्त करना अब वो लगा, किंतु केले फिर प्राप्त ना हुए, तो वो निराश हो गया। अचानक उसको दोबारा युक्ति सूझ दिया और उसने दोनों बक्सों को एक के ऊपर नीचे रखा और इन पर खड़े होकर उसने अपनी जो वो केलों को प्राप्त कर लिया और अपनी भूख को शांत कर लिया। तो इन प्रयोगों के निरीक्षण के आधार पर कोहलर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्राणी के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ होती है जिसकी वजह से वो सीखा। अचानक वो खेलते कूदते वो उसको कैसे एक युक्ति सूझ जाती है, तो इस युक्ति को ही, जो अचानक सूझ को ही अंतर्दृष्टि का नाम दिया। तो कि समस्याओं का अचानक अंतर्दृष्टि के द्वारा जो है वो उनका हल मिल जाता है, समस्याओं का समाधान मिल जाता है। हम देखते भी हैं कभी कभी कि अचानक जब हम किसी समस्या का हल ना मिले तो हम उसको छोड़ देते हैं और अचानक उसका हमें समाधान हमारे सामने कुछ समय के पश्चात मिल जाता है। तो इसमें समस्याओं के प्रति प्रतिक्रिया में पूर्ण और संगठन का नियम भी कारण कार्य करता है। तो कोहलर का यह कहना था कि उनके इन प्रयोगों में प्राणी वातावरण के उद्दीपकों व परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण अलग अलग ना करके संगठित रूप से करता है। ये मुख्य बात कही कि जो प्राणी वातावरण के उद्दीपकों का या परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण अलग अलग ना करके संगठित रूप से करता है। तो कोहलर ने इस प्रकार के कुछ और भी अन्य प्रयोग उनमें किए। तो कुल मिलाकर अगर हम संक्षेप में कहें तो उनके 5 चीज़ें सामने आई थी कि एक तो आदमी का लक्ष्य होता है, लक्ष्य जब कोशिश करता है प्राप्त करने के लिए तो उसमें बाधाएं भी आती हैं, रुकावटें पैदा होती हैं। जैसे रुकावटें पैदा होगी तो उसको तनाव बढ़ता है, टेंशन बढ़ता है और वो सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता है कि इसके क्या क्या हल हो सकते हैं, इस तनाव से कैसे बाहर निकला जा सकता है। तो बहुत सारी क्रियाओं को वो इकट्ठी कर लेता है और उसमें से उचित क्रियाओं का चयन करके रीऑर्गेनाइज करता है। तो एक गोल होता है, ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं, टेंशन्स होती हैं, हम उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर जो उचित क्रियाएं हैं उनको हम रीऑर्गेनाइज करके अपनी समस्याओं के समाधान की तरफ बढ़ते हैं। तो ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत में कोई एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं किया कि टुकड़े के रूप में करके, पर बाकी जितने भी प्रयास थे, जितनी भी क्रियाएं थी, वो एक संगठित रूप में हम लोग करते हैं। तो ये इस इनसाइट थ्योरी का मेन आधार ये रहा। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो सरल भाषा में कि हमारे पास कोई समस्या होती है, उसके बारे में
सूझबूझ पैदा होती है, अंतर्दृष्टि पैदा होती है, हम उसको वेरीफाई करके उसके सॉल्यूशन तक पहुँचते हैं, समस्या समाधान तक पहुँचते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि शैक्षणिक क्षेत्र में इसका क्या महत्व है, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का क्या महत्व है। तो एक तो हमने कहा कि हेल्पफुल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक समस्या के समाधान में ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक विधि है। इंसाइट के द्वारा व्यक्ति सीखता है। जब कोई समस्या का हल ना मिले तो हम उसको कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, हमारा अचेतन मन उन समस्याओं के समाधान को ढूंढता रहता है और अचानक अंतर्दृष्टि पैदा होती है, अचानक एक सूझ पैदा होती है, युक्ति हमें सूझ जाती है, तरीका उसका मिल जाता है और हम अपने समस्या का समाधान कर लेते हैं। तो हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग मेंटल एबिलिटीज़, अपने जो मानसिक योग्यताओं को बढ़ाने में ये अंतर्दृष्टि हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। इसका एक बहुत अच्छा योगदान रहता है कि अपने जो हमने मानसिक योग्यता हैं उनको इनक्रीज करें। तो विषय वस्तु का संगठन, जैसे आप देखते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट को हम पार्ट वाइज नहीं, एज ए होल सारी क्रियाओं को करते हैं, तो इस करके जो एक इसका जो संगठन का नियम है वो समस्या समाधान में काफ़ी हेल्पफुल होता है। कठिन विषय के लिए उपयोगी, जो कोई डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं तो उनके लिए हमें कोई पार्ट मेथड नहीं, बल्कि एज ए होल समग्र रूप से अगर उनका हल किया जाए तो ये कठिन सामग्री को सीखने में काफ़ी उपयोगी रहता है और समस्या का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण रहने की और अपने रटने की प्रवृत्ति का विरोध है। तो इनसाइट में हम लोग रटने की बजाय समस्या का एज ए होल उसकी प्रस्तुति करते हैं, उस पूरे सीन को मन में घुमाते हैं और सीखते हैं। तो इस करके इससे रटने की प्रवृत्ति की बजाय जो अंतर्दृष्टि है वो पैदा हो जाती है, उसका विकास हो जाता है, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, रेखागणित के क्षेत्र में हो या बीजगणित के प्रश्न हल करने में से सहायता मिलती है। तो इसके अलावा भी हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति का अपने सेटिंग ऑफ गोल में भी एक बच्चे को मदद करता है सीखने का। अध्यापक को विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने में ये बहुत सहायक होता है, क्योंकि इससे तनाव उत्पन्न होता है और जितना तनाव उत्पन्न होगा उससे बाहर निकलने के लिए वो कोई प्रयास करेगा और सीखने के लिए प्रेरित होगा। तो इसके लिए इस करके व्यक्ति हमेशा क्रियाशील रहता है। जब वो किसी चीज़ का बोझ पड़ता है, तनाव बढ़ता है, तो तनाव में व्यक्ति ज़्यादा समय तक रहना पसंद नहीं करता, तो उससे वो बाहर निकलता है। तो बाहर निकलने के लिए वो क्या करता है, नई नई युक्तियाँ सोचता है, ढूंढता है। तो उसका जो मन है, जो उसका ब्रेन है, वो क्रियाशील हो जाता है। तो इस करके हम और भी पॉइंट इसके अंदर हम जोड़ सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पूर्व के अनुभव हैं, जैसे अध्यापक को विद्यार्थियों को जो पूर्व अर्जित अनुभवों को जानकर उसका शिक्षण में उपयोग कर सकते हैं। पूर्व अनुभव की सहायता से जो भी हमारी पाठ्य सामग्री विद्यार्थियों के साथ ज्ञान के संबंधित साझा कर सकता है। तो इससे विद्यार्थियों को एक नवीन ज्ञान प्राप्त करने में सुविधा व सरलता होती है, सहजता पैदा होती है पुराने अनुभवों के आधार पर। अच्छा वातावरण बनाने में भी ये इस सिद्धांत का हम कह सकते हैं कि महत्व है। वातावरण का विद्यार्थियों के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है और अधिगम के लिए विद्यालय का वातावरण अच्छा व संतुलित होना चाहिए। तो विद्यार्थियों को अच्छे वातावरण के लिए विद्यार्थी को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके अलावा चाहे बुद्धि का विकास हो, चाहे हम ये कह लें कि जो मीनिंगफुल लर्निंग है, यदि पाठ्य सामग्री सारगर्भित है तो अधिगम भी सारगर्भित होगा। अध्यापक को पाठ्य सामग्री का संबंध दैनिक जीवन तथा विद्यार्थियों की आवश्यकता से जोड़ना चाहिए, ताकि अधिगम का अधिकतम स्थानांतरण संभव हो सके। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसके बहुत सारी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं, चाहे वो इसको सब्जेक्ट मैटर को लेकर, चाहे वो इसके करिकुलम को लेकर, चाहे वो लर्नर्स की सीखने की विधियों को लेकर,
चाहे अपने गोल को करने के लिए या स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, या विशेषकर हम संक्षेप में नटशेल में अगर एक शब्द का प्रयोग करें कि ये इंसाइट जो दृष्टि है, जो अंतर्दृष्टि है, ये समस्या के समाधान में बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। तो मुझे उम्मीद है आप इसमें बहुत सारे महत्व के और भी पॉइंट जोड़ सकते हैं। आप इसको भलीभांति समझ गए होंगे कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्या होता है, और इसको एज ए होल आप समझने में सक्षम होंगे। तो इस सिद्धांत में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।